हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं टीसीएस चैप्टर का रिवीजन। इस चैप्टर में सबसे बड़ा सेक्शन है सेक्शन 206 सी। इसमें दे रखा है अगर हम स्पेसिफाइड गुड्स की सेल करते हैं या कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उन पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा, जिसमें सेलर बायर से सेल वैल्यू के साथ टीसीएस कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। तो ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनकी सेल पर टीसीएस एप्लीकेबल है, वो बात दे रखी है सेक्शन 206 सी के सबसेक्शन 1 में। कुछ गुड्स दे रखे हैं जिनकी सेल पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा। कौन से गुड्स? तेंदुलेव, एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडिंग टिम्बर अदर देन तेंदुलेव्स, और इसके अलावा स्क्रैप की सेल पर और एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की सेल पर भी टीसीएस एप्लीकेबल है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स जैसे कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर, इनकी सेल पे टीसीएस एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा मोटर व्हीकल की सेल पर भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा, और वो बात आगे चलकर हम पढ़ेंगे सेक्शन 206 सी का सबसेक्शन 1F। फिर अगर कोई पर्सन फॉरेन रेमिटेंस करता है थ्रू एलआरएस मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, या सेल करता है ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज ओटीपीपी, अगर सेल करता है तो उसकी सेल पे भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा। फिर अगर अदर गुड्स की सेल की जाए तो उस पे भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा। ये जो रेमिटेंस थ्रू एलआरएस है और सेल ऑफ ओटीपीपी है, इसका सेक्शन है सेक्शन 206 सी का 1G, और अदर गुड्स की सेल पर सेक्शन 206 सी का सब सेक्शन 1H एप्लीकेबल होता है। अब यहां पर एक अमेंडमेंट हुआ कि मोटर व्हीकल की सेल वाला जो सेक्शन है सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1F, इसमें बोला गया अगर कुछ और भी गुड्स नोटिफाइड किए जा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1F, उनकी सेल पे भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा। अब हम पढ़ते हैं सेलर कौन होना चाहिए। सेलर सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1 के लिए और सबसेक्शन 1F के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलएलपी वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल और एचयूएफ सेलर इस सेक्शन में तभी कहलाएंगे जब उनका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर बिजनेस के केस में 1 करोड़ को एक्सीड करे, और प्रोफेशन के केस में इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 50 लाख को उनकी ग्रॉस रिसीप्ट्स अगर एक्सीड करे तो टीसीएस के लिए उनको सेलर माना जाएगा। और सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H के लिए सेलर किसको माना जाएगा? जिसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करता है। लेकिन इसके एक्सेप्शन गवर्नमेंट नोटिफाइड पर्संस को सेलर नहीं माना जाएगा सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H के लिए। फिर बायर किसको माना जाएगा? बायर किसी भी पर्सन को माना जाएगा जो बाय कर रहा है किसी भी सेल के ट्रांजैक्शन में, जो बायर है। लेकिन एक्सेप्शन, गवर्नमेंट बायर नहीं कहलाएगी, फॉरेन एम्बेसी बायर नहीं कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्लब, और अगर बायर रिटेल सेल में पर्सनल कंजम्पशन के लिए जैसे लीकर परचेस कर रहा है, हमने कहा कि अगर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सेल करते हैं सेलर तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। लेकिन बायर अगर अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लीकर परचेस कर रहा है तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1 वाला। अब पहले पढ़ते हैं हम टीसीएस की रेट्स क्या हैं। तेंदुलेव्स की सेल पर 5%, एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडिंग टिम्बर अदर देन तेंदुलेव्स उस पे 2.5%, और फिर स्क्रैप, एल्कोहलिक लिकर, सर्टेन मिनरल्स, कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर, इसके अलावा मोटर व्हीकल्स और अदर नोटिफाइड गुड्स की सेल पर टीसीएस 1% लगेगा। इन सारे केसेस में 1% लगेगा। इसके अलावा रेमिटेंस करते हैं फॉरेन में एलआरएस स्कीम के थ्रू, या सेल करते हैं ओटीपीपी ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, तो उस केस में 5% और कुछ केसेस में 0.5% एप्लीकेबल होगा टीसीएस। इसके अलावा अदर गुड्स की सेल करते हैं तो उस केस में जो सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H लगता है उसमें है टीसीएस की रेट 0.1%। अब एक बात और करते हैं, टीसीएस के प्रोविजंस मोड ऑफ पेमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। बायर सेलर को कैसे भी पेमेंट कर रहा है या स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस का पेमेंट कैसे भी हो रहा है, टीसीएस के प्रोविजंस मोड ऑफ पेमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, टीसीएस लग के रहेगा इन ट्रांजैक्शंस पर। इसके अलावा हम, जैसा हमने टीडीएस चैप्टर में देखा था कि थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा, लेकिन टीसीएस चैप्टर में इन जनरल कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। काफी सारे केसेस में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है ही नहीं।
लेकिन कुछ केसेस में थ्रेशोल्ड लिमिट है। वो कौन से केसेस हैं हम देखेंगे सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1F या 1G या 1H। इन 3 केसेस में थ्रेशोल्ड लिमिट है। और टीसीएस कब कलेक्ट किया जाएगा? जब कलेक्टर कलेक्टी के अकाउंट को डेबिट करेगा तो मतलब डी, या कलेक्टर कलेक्टी से अमाउंट रिसीव करेगा आर, तो टीसीएस कलेक्शन किया जाता है डी और आर विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F का टीसीएस है या सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H का F और H का अगर टीसीएस है तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ही टीसीएस कलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1F। इसमें क्या दे रखा है? अगर मोटर व्हीकल की सेल की जाती है या अदर नोटिफाइड गुड्स की सेल की जाती है और अगर उनकी वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख है तो सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा कितना, और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट कलेक्ट करेगा। और कितना कलेक्ट करेगा? सेल कंसीडरेशन का 1%। सेल कंसीडरेशन का 1% सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। सेल वैल्यू के साथ साथ टीसीएस जोड़कर सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब एक बात और समझते हैं, ये जो टीसीएस है इन जनरल मोटर व्हीकल की सेल पर है और अदर नोटिफाइड गुड्स पर है, और अभी तक इस सेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने और कोई गुड्स नोटिफाई किया नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अगर सेल ऑफ मोटर व्हीकल हुआ तो उसकी सिर्फ रिटेल सेल पर ही ये टीसीएस एप्लीकेबल होगा। अगर एक मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है, उस सेल ट्रांजैक्शन पर ये सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ मोटर व्हीकल की रिटेल सेल पर ही ये टीसीएस एप्लीकेबल होगा। फिर बात करते हैं, अगर रेमिटेंस की जा रही है थ्रू एलआरएस या ओटीपीपी यानी ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की सेल की जा रही है तो यहां पर टीसीएस लगेगा सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1G। पहला केस समझते हैं, अगर रेमिटेंस की जाती है थ्रू एलआरएस, एलआरएस मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अगर एक अथोराइज्ड डीलर के थ्रू आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं, अथोराइज्ड डीलर मतलब इन जनरल बैंक, जैसे बैंक के थ्रू आप फॉरेन में रेमिटेंस कर रहे हैं तो बैंक यानी अथोराइज्ड डीलर आपसे उस रेमिटेंस के अमाउंट पर टीसीएस कलेक्ट करेगा। दूसरा केस ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, जो सेलर है ओटीपीपी का वो बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब समझते हैं कब कलेक्ट करेगा। हमने समझा जब डेबिट करेगा कलेक्टर कलेक्टी के अकाउंट को या जब उससे अमाउंट रिसीव करेगा। डेबिट और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर के टाइम पर इस सेक्शन में टीसीएस कलेक्शन करेगा सेलर बायर से, या अथोराइज्ड डीलर कस्टमर से फॉरेन रेमिटेंस पर टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब हम समझते हैं सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G के लिए टीसीएस की रेट क्या एप्लीकेबल होगी और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। देखिए, अगर रेमिटेंस फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं थ्रू एलआरएस और एजुकेशनल पर्पस के लिए रेमिटेंस कर रहे हैं और एजुकेशनल पर्पस के लिए फॉरेन रेमिटेंस करने के लिए आपने फंड अरेंज किया है लोन लेकर, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है और वो अमाउंट आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं थ्रू एलआरएस, तो इस केस में आप पर 7 लाख तक कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा और 7 लाख से एक्सीडिंग वाले अमाउंट पर 0.5% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। अब अगर आपने एजुकेशनल पर्पस के लिए रेमिटेंस कर तो रहे हो लेकिन वो किसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने फंड अरेंज नहीं किया है, अदर एजुकेशनल पर्पस मतलब क्या, आपने एजुकेशनल पर्पस के लिए फंड भेजने के लिए वो जो फंड अरेंज किया है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अरेंज नहीं किया है, तो उस केस में 7 लाख रुपए तक की रेमिटेंस पर टीसीएस नहीं है। लेकिन 7 लाख से एक्सीडिंग जो अमाउंट है, पूरे साल भर में 7 लाख के ऊपर जो अमाउंट गया उस पर 5% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। और मेडिकल पर्पस के लिए भी सेम बात, 7 लाख से ऊपर वाला जो एक्सीडिंग अमाउंट है उस पे 5% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। और अदर पर्पस के लिए 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं लगेगा और 7 लाख से एक्सीडिंग वाला जो अमाउंट है उस पे 20% टीसीएस लगेगा। ठीक है, तो फॉरेन रेमिटेंस करने वाला अथॉराइज्ड डीलर रेमिटर से यह टीसीएस कलेक्ट करेगा। फिर समझते हैं सेलर ऑफ ओटीपीपी कितना टीसीएस कलेक्ट करेगा, सेलर ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज कितना टीसीएस कलेक्ट करेगा बायर से,
7 लाख की इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, इसमें तो 7 लाख तक भी 5% टीसीएस लगेगा, और 7 लाख से एक्सीडिंग वाला जो अमाउंट है उस पे 20% टीसीएस लगेगा। यहां पर 7 लाख की कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 7 लाख पे भी यहां पर तो टीसीएस अप्लीकेबल होगा। अब एक बात और समझना, अगर पेमेंट किया गया है ओवरसीज क्रेडिट कार्ड से, ओवरसीज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया गया है, तो इसे रेमिटेंस थ्रू एलआरएस नहीं माना जाएगा और इस पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या कंबाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट है? इसके लिए हम बात कर रहे हैं फॉरेन रेमिटेंस थ्रू एलआरएस। ये जो 7 लाख की लिमिट है क्या इन तीनों पर्पसेस के लिए अलग अलग है या कंबाइंड है? तो गवर्नमेंट ने, सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि ये इन तीनों पर्पसेस के लिए 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट कंबाइंड है, और इस ओटीपीपी वाले प्रोविजन के लिए 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है। ठीक है, ये बात याद रखिए। देखिए कि ये जो 7 लाख की लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, वो रेमिटेंस अंडर एलआरएस के लिए अलग है और ओटीपीपी के लिए अलग है। तो प्रोविजन क्या हुआ कि इनके लिए, इन तीन बातों के लिए 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट कंबाइंड है और ओटीपीपी के लिए 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है। अब ये जो 7 लाख की लिमिट है चेक कैसे करनी है? पर अथोराइज डीलर ये लिमिट नहीं है, पर रेमिटर है। फॉर एग्जांपल, रेमिटर मैं हूं और अथोराइज डीलर 1 के थ्रू मैंने कुछ अमाउंट रेमिट किया और अथोराइज डीलर 2 के थ्रू कुछ अमाउंट रेमिट किया। मैं रेमिटर हूं तो मैं कितने भी अथोराइज डीलर के थ्रू मैं फॉरेन में रेमिटेंस करूं, सबको एग्रीगेट करके देखा जाएगा, कारण यह 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट पर रेमिटर है और पर अथोराइज डीलर नहीं है। अब इस केस में फॉर एग्जांपल मिस्टर पी ने फॉरेन रेमिटेंस की अथोराइज डीलर एक्स के थ्रू और वाई के थ्रू। ठीक है, तो 7 लाख के थ्रेशोल्ड लिमिट को चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल पहले अथोराइज डीलर एक्स के थ्रू रेमिटेंस की थी, मान लीजिए 4 लाख की। अब वाई के थ्रू रेमिटेंस कर रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख। ठीक है, तो 7 लाख तक टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। तो इस केस में जब मिस्टर पी अथोराइज डीलर एक्स के पास जाएगा फॉरेन रेमिटेंस करवाने के लिए, तो वो उसको एक अंडरटेकिंग देगा कि पहले मैंने 7 लाख की लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट एंजॉय नहीं की है और मैं पहले मेरे पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो इस टाइमिंग पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये विद इन 7 लाख के थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है। लेकिन जब दूसरी बार वो वाई अथोराइज डीलर के थ्रू फॉरेन रेमिटेंस करेगा, तो उस सिचुएशन में 4 लाख तक कवर हो चुका है। 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट में से 4 लाख कवर हो चुका है, बाकी का 3 लाख तक का उसे थ्रेशोल्ड लिमिट वो अवेल कर पाएगा। इस तरीके से 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी यूज हो गई और फिर बाकी के 7 लाख की रेमिटेंस पर उसे टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो 7 लाख तक टीसीएस नहीं है, 4 लाख और 3 लाख, बाकी का 7 लाख जो है रिमेनिंग 7 लाख, उस पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा। और ये जो 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, मैंने बोला कि इसके लिए अलग है, रेमिटेंस थ्रू एलआरएस के लिए अलग है और ओटीपीपी के लिए अलग है। लेकिन रेमिटेंस थ्रू एलआरएस के अंदर ये जो 3 पर्पस हैं, मेडिकल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस और अदर पर्पस, ये इनके लिए कंबाइंड है। ठीक है, 7 लाख इन 3 पर्पसेस के लिए कंबाइंड है। रेमिटेंस थ्रू एलआरएस के लिए अलग है 7 लाख और ओटीपीपी के लिए 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है। अब तो मैंने यहां लिखा टू थ्रेशोल्ड अप्लाई इंडिपेंडेंटली, एलआरएस के लिए अलग, ओटीपीपी के लिए अलग। अब कई बार क्या होता है कि अगर आप ओटीपीपी परचेस कर रहे हैं, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज परचेस कर रहे हैं और जो एलआरएस में भी क्लासिफाई हो रहा है, तो फिर ओटीपीपी ही इसे माना जाएगा और ओटीपीपी वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो एलआरएस में भी कवर हो रहा है और ओटीपीपी में भी कवर हो रहा है, तो उसको ओटीपीपी ही माना जाएगा। जैसे एग्जांपल, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल ने स्पेंड किया, उसने ओटीपीपी के परचेस पर 3 लाख फॉरेन टूर ऑपरेटर से परचेस किया और रेमिट की मनी जो क्लासिफाई है एलआरएस में भी, तो उस सिचुएशन में 7 लाख, देखिए इस केस में क्या होता है, 7 लाख तक भी टीसीएस एप्लीकेबल है। ठीक है, जबकि रेमिटेंस थ्रू एलआरएस में 7 लाख तक 0% टीसीएस है, लेकिन ओटीपीपी के केस में 7 लाख तक भी 5% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो इसको, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो ओटीपीपी में भी फॉल कर रहा है और एलआरएस में भी फॉल कर रहा है, तो उसको ओटीपीपी माना जाएगा। अब समझते हैं कुछ सिचुएशन में
ये सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G का टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो एक तो हमने समझ लिया, अगर अथोराइज डीलर ऑन अमाउंट ऑन विच सम इज कलेक्टेड बाय सेलर, सेलर मतलब ओटीपीपी वाली बात जहां पर एप्लीकेबल हो गई है, और एलआरएस में भी वो एलआरएस भी है और ओटीपीपी भी है, तो उसका ओटीपीपी होना प्रिवेल करेगा, फिर उसे एलआरएस नहीं माना जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसपे टीडीएस भी एप्लीकेबल है और ये वाला टीसीएस भी एप्लीकेबल है, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G वाला टीसीएस भी एप्लीकेबल है, तो उस सिचुएशन में ये वाला टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा और टीडीएस ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन पर टीडीएस एप्लीकेबल है तो उस सेम ट्रांजैक्शन पर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G वाला टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर बायर गवर्नमेंट है या फॉरेन एम्बेसी है या गवर्नमेंट नोटिफाइड पर्सन है तो भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G वाला। या बायर इंडिविजुअल है जो कि नॉट रेजिडेंट इन इंडिया है, प्लस वो इंडिया में विजिट करने के लिए आया है, तो भी उस सिचुएशन में ये वाला टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G वाला ये टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर बायर इंडिया में नॉट रेजिडेंट है और उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, मतलब वो नॉन रेजिडेंट है और उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उस केस में भी सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G वाला टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं सेल ऑफ अदर गुड्स पर टीसीएस के प्रोविजंस। सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। देखिए, टीडीएस चैप्टर में मैंने बोला था बायर को गवर्नमेंट ने टीडीएस डिडक्ट करने के लिए बोला है सेक्शन 194Q में, और सेलर को बोला है सेल ट्रांजैक्शन पर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए बायर से सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में। अगर करंट ईयर में सेलर बायर को सेल कर देता है कितनी वैल्यू का गुड्स एक्सीडिंग ₹50 लाख, तो फिर उस सिचुएशन में सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा 50 लाख से एक्सीडिंग वाले अमाउंट पर 0.1%। ठीक है, 50 लाख से एक्सीडिंग वाला जो अमाउंट है वो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट बायर सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। कितना? सेल वैल्यू अगर 50 लाख से एक्सीडिंग है, 50 लाख से एक्सीडिंग वाले अमाउंट पर सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। और यहां पर हमने बायर की डेफिनेशन पढ़ी और सेलर की भी डेफिनेशन पढ़ी। सेलर की डेफिनेशन में हमने क्या देखा, सेलर इस सेक्शन के पर्पस से किसको बोला जाएगा, जिस सेलर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करता है और वो बायर से ड्यूरिंग द करंट ईयर 50 लाख की वैल्यू का गुड्स सेल कर रहा है बायर को, तो फिर 50 लाख से एक्सीडिंग वाले अमाउंट पर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट 0.1% वो बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब सीबीडीटी का सर्कुलर समझते हैं। अगर सेल की जा रही है स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स और सिक्योरिटी सेल किए जा रहे हैं, तो उस पर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H वाला टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। या पावर एक्सचेंजेस पर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की सेल हो रही है, तो इस सेल पर भी सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H का टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अगर मोटर व्हीकल की सेल हो रही है, तो इस पर हम पढ़ चुके सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F। अगर मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख को एक्सीड करती है तो फिर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। हम पढ़ चुके हैं, देखिए टीसीएस मोटर व्हीकल की सेल पर देखिए पूरे सेल कंसीडरेशन पर, इस केस में तो क्या होता है, पूरे सेल कंसीडरेशन पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा। अगर मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख को एक्सीड करता है तो पूरे सेल कंसीडरेशन पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा 1%। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं अदर गुड्स की सेल। तो अगर मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख से एक्सीड करती है तो उस सिचुएशन में सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर ऐसा ट्रांजैक्शन जिस पे सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F एप्लीकेबल नहीं हुआ, मोटर व्हीकल है बट उस ट्रांजैक्शन पर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा मोटर व्हीकल है जिसकी वैल्यू 10 लाख से कम है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने एक कस्टमर को मान लीजिए 5 लाख की 12 कार बेच दी, तो फिर उस पर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F नहीं लगेगा क्योंकि ईच मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख से बिलो है। तो फिर उस सिचुएशन में यहां पर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में टीसीएस डिडक्ट करना पड़ेगा सेलर को बायर का। और
सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब जीएसटी कंपोनेंट वाले जो सेल वैल्यू हमको कंसीडर करनी है, इंक्लूडिंग जीएसटी कंसीडर करनी है, सेल वैल्यू प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी वाले अमाउंट पर 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना होगा। फिर एक और बात समझते हैं, अगर फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है नॉन रेजिडेंट एयरलाइन को एट एयरपोर्ट्स इन इंडिया, इंडियन एयरपोर्ट पर एक नॉन रेजिडेंट एयरलाइन कंपनी को फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H वाला टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और जहां पर बायर की पूरी इनकम एग्जेम्प्ट है, एंटायर इनकम एग्जेम्प्ट है, वहां पर भी सेलर बायर का टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर बायर की सिर्फ पार्ट इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो फिर सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब बात करते हैं लीजिंग ट्रांजैक्शन पर टीसीएस कौन से सेक्शन में लगेगा? सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1C। उसमें अगर आप कोई लाइसेंसिंग एक्टिविटी करते हो, लीजिंग एक्टिविटी करते हो, क्या लीज पर देते हो? पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्योरी अदर देन माइनिंग और क्योरिंग ऑफ मिनरल ऑयल, जहां पर लेसर लेसी को उसके बिजनेस पर्पस के लिए लीज पर या लीज पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है या लाइसेंसिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो जो लीज रेंट होगा उस पर टीसीएस अप्लीकेबल होगा। यहां पर से लेसर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, गवर्नमेंट चाहे नॉन गवर्नमेंट, लेकिन बायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा, इन लीजिंग और लाइसेंसिंग ट्रांजैक्शंस में टीसीएस की रेट क्या होगी? टीसीएस की रेट होगी 2%। टीसीएस की रेट होगी 2%। ठीक है, और अब आगे बात समझते हैं। जो कलेक्टी है वो असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर सर्टिफिकेट इशू करा के ला सकता है कि मेरा लोअर रेट से टीसीएस कलेक्शन किया जाए। तो सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन का सिस्टम जैसा हमने टीडीएस चैप्टर में समझा था, क्या टीसीएस चैप्टर में भी एप्लीकेबल है? तो समझते हैं। दो सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1, इस केस में कलेक्टी अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर सर्टिफिकेट ला सकता है और वो सर्टिफिकेट कलेक्टर को फर्निश कर सकता है। कलेक्टर उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग टीसीएस कलेक्शन करेगा। अब एक अमेंडमेंट समझना, सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1H, इसमें 1 अक्टूबर 2024 से भी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने 206C का सबसेक्शन 1F समझा था उसमें सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, और जो हमने 206C का सबसेक्शन 1G समझा था उसमें भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। अच्छा, ये जो लीजिंग और लाइसेंसिंग वाला मैटर है, सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1C, ये जो मैटर है ये वाला, इसमें सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। ये मैटर है सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1C, इसमें सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। कलेक्टर को अपने असेसिंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट लाकर दे सकता है। अच्छा, डिक्लेरेशन जो है वो सिर्फ सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, 1C के लिए, सबसेक्शन 1C, 206C सबसेक्शन 1C के लिए नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1F, सबसेक्शन 1G, सबसेक्शन 1H, इनके लिए डिक्लेरेशन नहीं दे सकता कलेक्टर को। ठीक है, और ये बातें हम डिटेल में आगे चलकर और समझेंगे। फिर बात करते हैं हम कुछ केसेस में बायर की डेफिनेशन सबसेक्शन 1F, सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1F, बायर कोई भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेन एम्बेसी वगैरह बायर नहीं हो सकते। पब्लिक सेक्टर कंपनी जो बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर कर रही है वो भी बायर नहीं कहलाएगी, और अगर लोकल अथॉरिटी है वो भी बायर नहीं कहलाएगी। तो अगर ये लोग बायर हैं तो सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये बायर के एक्सेप्शन में दे रखे हैं। फिर ठीक इसी तरीके से सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के लिए बायर किसको माना जाएगा? जो भी गुड्स परचेस कर रहा है, लेकिन एक्सेप्शन यहां पर भी वही, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन एम्बेसी वगैरह को बायर नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, और लोकल अथॉरिटी भी बायर नहीं कहलाएगी। और अगर कोई इंपोर्टर है, गुड्स इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में, उसे भी बायर नहीं माना जाएगा। इस सेक्शन में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड पर्सन पे भी सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात समझते हैं। तो हमने ये टीसीएस के सारे सेक्शन कंप्लीट किए। अब बात करते हैं हम, ये जो टीसीएस की रेट्स है, इसमें ये वैसे तो फ्लैट रेट है, क्या इसमें सरचार्ज जोड़ा जाएगा या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ा जाएगा? क्या अगर कलेक्टिव नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है तो यस, सरचार्ज
एज एप्लीकेबल, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% जुड़ेगा टीसीएस रेट के अंदर। फिर पढ़ते इस चैप्टर के मिसलेनियस प्रोविजंस। इस चैप्टर के मिसलेनियस प्रोविजंस क्या है? टीसीएस कलेक्टर अपने असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म नंबर 49 बी के अंदर अप्लाई करेगा कि मुझे आप टीडी कैन नंबर यानी 10 नंबर अलॉट करें। कब तक अप्लाई करना होगा? जब टीसीएस कलेक्ट करेगा वो कलेक्टी से उस मंथ एंड से 1 महीने के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करेगा कलेक्टर अपने असेसिंग ऑफिसर को कि मुझे 10 नंबर या टीडी कैन नंबर अलॉट किया जाए। और फिर वो जिस महीने टीसीएस कलेक्ट किया उस मंथ एंड से 1 वीक के अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर वो टीसीएस डिपॉजिट कराएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी हमने बात की थी सर्टिफिकेट दे सकता है कलेक्टी, अपने असेसिंग ऑफिसर के पास अप्लाई करे कि मैं मुझ पर टीसीएस की लोअर रेट एप्लीकेबल होनी चाहिए, तो फिर असेसिंग ऑफिसर उसको ये सर्टिफिकेट इशू कर देगा और फिर वो ये कलेक्टी असेसिंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेकर कलेक्टर को फर्निश कर देगा। टीसीएस कलेक्टर फिर उसके हिसाब से टीसीएस कलेक्शन कम रेट से करेगा। ये सर्टिफिकेट सिर्फ लोअर कलेक्शन का हो सकता है, नॉन कलेक्शन ऑफ टीसीएस का नहीं हो सकता है। और क्या कलेक्टी कलेक्टर को डिक्लेरेशन दे सकता है? हाँ, बायर दे सकता है, मतलब सेक्शन 206C सबसेक्शन 1। अगर बायर रेजिडेंट है तो वो अपने ओन मोशन पर कलेक्टर को टीसीएस का डिक्लेरेशन दे सकता है कि आप मेरे से टीसीएस कलेक्ट करिए ही मत। लेकिन ये सिर्फ सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 के लिए ही हो सकता है, सबसेक्शन 1C के लिए नहीं हो सकता है, सबसेक्शन 1F के लिए नहीं हो सकता, सबसेक्शन 1G के लिए नहीं हो सकता, सबसेक्शन 1H के लिए नहीं हो सकता। अच्छा, इस डिक्लेरेशन के अंदर बायर क्या लिखेगा? रेजिडेंट बायर क्या लिखेगा कि मैं जो भी गुड्स परचेस कर रहा हूं उसको मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करूंगा, या आर्टिकल और थिंग के प्रोडक्शन में यूज करूंगा, या पावर जनरेशन के पर्पस के लिए मैं आपसे ये गुड्स परचेस कर रहा हूं, इसकी मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ठीक है, तो बायर, रेजिडेंट बायर ये डिक्लेरेशन दे कि मैं ये जो गुड्स परचेस कर रहा हूं सेलर आपसे, इसको मैं ट्रेडिंग रिट्रेडिंग नहीं करूंगा, इसको मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करूंगा या पावर जनरेशन में यूज करूंगा। तो फिर उसके बाद कलेक्टर को कलेक्टी ये डिक्लेरेशन फर्निश कर देगा कि मुझसे आप टीसीएस मत कलेक्ट करिए, और उसके हिसाब से वो टीसीएस कलेक्टर टीसीएस कलेक्शन नहीं करेगा। अब एक बात समझते हैं, कलेक्टर कलेक्टी से टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा रहे हैं, तो क्या टीसीएस कलेक्टर को क्वार्टरली बेसिस पर टीसीएस के स्टेटमेंट फर्निश करने पड़ेंगे? यस, वो क्वार्टरली बेसिस पर फर्निश होंगे। तो पहले 3 क्वार्टर के केस में क्या होगा? पहले 3 क्वार्टर के केस में क्वार्टर एंड से 15 दिन के अंदर टीसीएस कलेक्टर टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करे, और लास्ट क्वार्टर के लिए वो 1.5 महीने के अंदर टीसीएस कलेक्टर टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करे क्वार्टरली बेसिस पर। करेक्शन स्टेटमेंट भी फाइल किया जा सकता है, अगर ओरिजिनल स्टेटमेंट के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए करेक्शन स्टेटमेंट भी फाइल किया जा सकता है, या जो स्टेटमेंट अर्लियर फाइल किया था उसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, डिलीट करनी है या अपडेट करनी है, तो उस पर्पस से टीसीएस कलेक्टर टीसीएस स्टेटमेंट करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। इसके बाद जो टीसीएस कलेक्टर है वो कलेक्टी को टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करे, और ये जो डेट्स हैं इसमें आप 15 दिन ऐड कर देंगे तो ये सर्टिफिकेट इशू करने की ड्यू डेट आ जाएगी। सर्टिफिकेट भी क्वार्टरली बेसिस पर इशू किया जाएगा। कैसे? इन जो क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल हुआ, टीसीएस कलेक्टर ने क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल किया, उस डेट में आप 15 दिन जोड़ देंगे तो ये टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करने की ड्यू डेट आ जाएगी, और टीसीएस कलेक्टर को इस टाइम लिमिट के अंदर कलेक्टी को टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करना होगा। अब एक बात और समझते हैं, अगर आप टीसीएस चैप्टर की नॉन कंप्लायंस करते हो तो उस सिचुएशन में सेक्शन 206C कहता है, अगर आप टीसीएस लेट डिपॉजिट कराते हो या लेट कलेक्ट करते हो तो उस सिचुएशन में आप पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी अराइज होगी। और समझिए ये इंटरेस्ट कितना लगेगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। यहां हुआ है अमेंडमेंट, और हम अमेंडेड प्रोविजन ही समझ रहे हैं। देखिए, जिस दिन टीसीएस कलेक्टर को टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए था, कलेक्टिबल डेट, और जिस दिन मान लीजिए उसने टीसीएस लेट कलेक्ट किया तो उस डेट तक, कलेक्टिबल डेट से एक्चुअली कलेक्टेड डेट तक 1% टीसीएस पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। कितना? 1%। और ये इंटरेस्ट जो 1% लग रहा है वो पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का 1% लगेगा कलेक्टिबल डेट से एक्चुअली कलेक्टेड डेट तक।
और अगर एक्चुअली कलेक्टेड होने के बाद भी अगर वो लेट पे किया गया है गवर्नमेंट को, तो उतने पीरियड पर 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ इंटरेस्ट लगेगा। और ये इंटरेस्ट किस पर कंप्यूट होगा? टीसीएस वाले अमाउंट पर। तो कलेक्टिबल डेट से एक्चुअली कलेक्टेड डेट तक 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, और एक्चुअली कलेक्टेड डेट से एक्चुअली पेड डेट तक 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब एक बात और समझते हैं, अगर कोई पर्सन टीसीएस का स्टेटमेंट लेट फाइल करता है या करेक्शन स्टेटमेंट लेट फाइल करता है, तो सेक्शन 234E बोलता है लेट फीस भी लगेगी। ये लेट फीस कितनी लगती है? 200 रुपए पर डे लगती है। लेकिन उस टीसीएस स्टेटमेंट के अंदर जितना टीसीएस अमाउंट है, ये लेट फीस उसको एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सीड हो रही है तो हम उसको उस टीसीएस अमाउंट तक उस लेट फीस को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। छोटी सी बात, 3 छोटे से सेक्शन समझते हैं। 3 छोटे से सेक्शन समझते हैं। जब टीसीएस कलेक्टर टीसीएस का स्टेटमेंट फाइल करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको टीसीएस की इंटीमेशन इशू करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टीडीएस चैप्टर में हमने सेक्शन 200A समझा था। तो टीसीएस स्टेटमेंट जो टीसीएस कलेक्टर फाइल करता है उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग करता है। अगर उस टीसीएस स्टेटमेंट के अंदर कोई अर्थमेटिकल एरर रह गई है तो वो ठीक कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या उसके अंदर टीसीएस कलेक्टर ने कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट क्लेम किया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्लेम का मतलब क्या है? एक एंट्री दूसरी एंट्री से मैच नहीं हो रही, जहां मैच होनी चाहिए एक एंट्री दूसरी एंट्री से मैच नहीं हो रही है, तो वो इनकरेक्ट क्लेम माना जाएगा और वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या टीसीएस की रेट सही अप्लाई नहीं की, जैसा उस रेस्पेक्टिव सेक्शन में प्रेस्क्राइब्ड रेट है उसके हिसाब से टीसीएस कलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर उसे इनकरेक्ट क्लेम माना जाएगा। और उसके अंदर डिमांड जनरेट हो सकती है। आपने टीसीएस कम कलेक्ट किया तो डिमांड जनरेट हो जाएगी, और अगर आपने टीसीएस ज्यादा कलेक्ट किया तो रिफंड। तो उसकी इंटीमेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजेगा टीसीएस कलेक्टर को। अच्छा, अगर टीसीएस देरी से जमा कराया गया है तो इंटरेस्ट का भी मेंशन होगा इस इंटीमेशन के अंदर। और अगर टीसीएस स्टेटमेंट लेट फाइल हुआ है तो सॉफ्टवेयर अपने आप लेट फीस कैलकुलेट कर लेगा और वो लेट फीस का भी मेंशन हो जाएगा इस इंटीमेशन के अंदर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटीमेशन भेजेगा टीसीएस कलेक्टर को कब तक? जब टीसीएस स्टेटमेंट फाइल हुआ उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 1 साल के अंदर। फिर बात समझते हैं कि आप कलेक्टर को अपना पैन नंबर दो। आप अगर अपना पैन नंबर नहीं देते कलेक्टर को तो उस सिचुएशन में आपसे टीसीएस कलेक्शन हायर रेट से किया जाएगा। कितना? ट्वाइस द प्रेस्क्राइब्ड रेट। ट्वाइस द प्रेस्क्राइब्ड रेट का मतलब प्रेस्क्राइब्ड रेट का डबल और 5%, व्हिचएवर इज हायर। लेकिन किसी भी केस में 20% से ज्यादा नहीं। लेकिन जो सेक्शन 206 सबसेक्शन 1H है उस सिचुएशन में प्रेस्क्राइब्ड रेट का डबल और 1%, मतलब 5% की जगह 1%, व्हिचएवर इज हायर। ऐसा कब? सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के लिए प्रेस्क्राइब्ड रेट का डबल और 5% की जगह 1%, व्हिचएवर इज हायर रेट से टीसीएस कलेक्शन होगा। फिर अगर कलेक्टी अप्लाई कर रहा है असेसिंग ऑफिसर को कि मुझे लोअर शॉर्ट कलेक्शन ऑफ टीसीएस का सर्टिफिकेट इशू करो, और उसके अंदर कलेक्टी अपना पैन नंबर मेंशन नहीं कर रहा है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या असेसिंग ऑफिसर उसको सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, और सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ तो फिर टीसीएस कलेक्टर फुल रेट से टीसीएस कलेक्शन करेगा। फिर अगर कलेक्टी सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा है कलेक्टर को कि मेरे से टीसीएस कलेक्शन करो ही मत, लेकिन उस डिक्लेरेशन के अंदर कलेक्टी ने कलेक्टर को डिक्लेरेशन दिया, उस डिक्लेरेशन के अंदर अगर कलेक्टी अपना पैन नंबर मेंशन नहीं करता तो फिर कलेक्टर इस डिक्लेरेशन को इनवैलिड मानेगा और अकॉर्डिंगली वो टीसीएस कलेक्शन करेगा। फिर क्या कलेक्टर को चेक करना पड़ेगा कि कलेक्टी ने जो पैन नंबर दिया है वो सही है, उससे ही बिलोंग करता है? हाँ, चेक करना पड़ेगा। अगर वो सही पैन नंबर नहीं दे रहा है तो फिर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा और हायर रेट से टीसीएस कलेक्शन होगा। लेकिन कलेक्टी अगर एनआरएनसी है, फॉरेन कंपनी है जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, तो ये था अगर कलेक्टी पैन नंबर का डिफॉल्टर है, कलेक्टी अगर पैन नंबर का डिफॉल्टर है तो फिर इस केस में सेक्शन एप्लीकेबल होती है सेक्शन 206C, और हायर रेट से टीसीएस कलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन अगर कलेक्टी आईटीआर का नॉन फाइलर है, मतलब वो रिटर्न डिफॉल्टर है, कलेक्टी ने अपना आईटीआर ही फाइल नहीं किया, तो फिर उस केस में भी हायर टीसीएस की रेट एप्लीकेबल होगी। और यहां पर लग रहा है सेक्शन 206CCA। ये सेक्शन बिल्कुल टीडीएस चैप्टर के सेक्शन 206AB जैसा है।
अगर टीसीएस कलेक्ट स्पेसिफाइड पर्सन है मतलब रिटर्न डिफॉल्टर है, जिस प्रीवियस ईयर का आईटीआर फाइल करने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है, तो अगर हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 23 चॉइस में प्रीवियस ईयर 22-23 के आईटीआर फाइल करने का टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है तो उसको छोड़ दीजिए, उससे पहले का प्रीवियस ईयर एक सिर्फ, तो प्रीवियस ईयर 21-22 का आईटीआर अगर कलेक्टी ने फाइल नहीं किया है और उस ईयर में कलेक्टी के पास टीडीएस टीसीएस की एग्रीगेट क्रेडिट कम से कम 50,000 थी, 50,000 या 50,000 से एग्रीगेट क्रेडिट थी उसके पास, कलेक्टी के पास, फिर भी कलेक्टी ने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो ऐसा कलेक्टी स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगा। और फिर कलेक्टर को कहा गया है गवर्नमेंट ने कि आप इस रिटर्न डिफॉल्टर कलेक्टी का टीसीएस कलेक्शन हायर रेट से करिए, और हायर रेट इस केस में क्या रहेगी, प्रेस्क्राइब रेट का ट्वाइस और 5%, विच एवर इज हायर, लेकिन किसी भी केस में ये 20% से ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, अगर कलेक्टर को लगता है कि कलेक्टी पैन नंबर का भी डिफॉल्टर है और रिटर्न का भी डिफॉल्टर है, तो इन दोनों सेक्शन में जो भी हायर टीसीएस रेट होगी उसका भी हायर, दोनों में से जो हायर है वो वाली टीसीएस रेट से टीसीएस कलेक्टर कलेक्टी से टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो ये कंप्लीट हुआ आपका टीसीएस चैप्टर का रिवीजन।